ओ कदी आओ नीरसीला मारे देश जोवा थारी बात गणी। सावण आवणे कह गयो रे कर गयो कोल अनेक। सावण आवणे कह गयो रे कर गयो कोल अनेक। गिणता गिणता घिस गई मारी आंगलियां री रेख। ओ कदी आओ नीरसीला मारे देश। इसी के साथ हम आरंभ करते हैं राजस्थान का इतिहास। कभी आना हमारे देश में, बिल्कुल। तो राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ रहे थे सिविलाइजेशन यानी सभ्यता को, और सभ्यता में हमने एक सभ्यता पढ़ ली जिस सभ्यता का नाम था कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में हमने हर चर्चा कर ली। कालीबंगा के बाद जो सभ्यता होगी, पहले देखो मैं आपको बताऊं कि हम राजस्थान की जो प्रमुख सभ्यता है पहले उनको उठाएंगे, अन्यथा करवाऊंगा मैं आपको सारी, और जो बच गई विशेष उनकी चर्चा करेंगे बाद में। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, सुनना ध्यान से। वो अपनो राजस्थान है, बिल्कुल राजस्थान है। यहां एक जिला जिसका नाम है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के अंदर एक सभ्यता है जिसको मैंने आपको करवा दिया कालीबंगा, जो घग्गर नदी के किनारे है, बिल्कुल सर। इधर नीचे जाएंगे तो सिक्कर के अंदर एक सभ्यता जिसका नाम है गणेश्वर, इसकी चर्चा करनी है एक। और हमारे राजधानी जयपुर के अंदर सभ्यता है, और जिस सभ्यता का नाम है बेराट। यह है बाणगंगा नदी, ये कांतली नदी। फिर यहां एक सभ्यता है उदयपुर के अंदर, और इस सभ्यता का नाम है आहड़। और इधर भीलवाड़ा के अंदर सभ्यता है जिसका नाम है बागोर। मेरे प्रिय साथियों, मेन जो सभ्यता है, मेन जो इंपॉर्टेंट सभ्यता है वो यही है। इसके बाद छोटी छोटी है जो वनडे एग्जाम में किस्मत खराब होती है तो प्रश्न पूछ लेता है। बिल्कुल मेरे साथियों बने रहिएगा जैसे बने हो। युद्ध का आगाज हो गया है, क्योंकि एसआई की भी डेट जो वो क्लियर कर दी है, और रीट की डेट भी क्लियर कर दी है, और जल्द ही मैंने कहा आरएस के भी जो फॉर्म है वो भरने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 1000 पदों पर भर्ती निकाल दी है। बिल्कुल, तो जुड़े रहिएगा अंत तक, क्योंकि हम अंतिम रूप से निश्चित सिलेक्शन लेकर आएंगे। सुनिएगा फिर आगे ध्यान से। हमने कालीबंगा को पढ़ लिया, आज जो हम सभ्यता पढ़ेंगे सबसे पहले उस सभ्यता का नाम है बेराट सभ्यता। क्या नाम है भाई? बेराट सभ्यता। मेरे प्रिय साथियों, पहली तो इसकी दो बातें ये याद रखना कि जो बेराट सभ्यता है वो किस जिले में है। तो एक बात ये है याद रखना, जयपुर में है। किस नदी के किनारे है? तो बै से विराट, बै से बाणगंगा नदी। बताते हैं ये बाणगंगा जो नदी है वो अर्जुन के तीर से निकली है। कहां से निकली है? अर्जुन के तीर से। इसीलिए इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? बाणगंगा को। इसे रुंडित नदी भी कहा जाता है, इसे ताला नदी भी कहते हैं। सर ताला नदी, रुंडित तो मतलब ये पहले जल तो लेके जाती थी बंगाल की खाड़ी में, लेकिन वर्तमान में नहीं लेकर जाती है। रुंडित नदी इसलिए कहते हैं। और ताला नदी, ये ताला गांव इस नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए इस नदी का नाम क्या रख दिया? ताला नदी। फिर आगे सुनिएगा इसी की बात। बेराट जो है, इस सुनने को मिलता है कि बेराट का जो प्राचीन नाम था, क्या भाई? इसका जो प्राचीन नाम था वो था विराटनगर। यहां से भी प्रश्न आते हैं, तो सुनना, इस चीज कंसेप्ट को समझना। बताते हैं कि ये जो विराटनगर था, यह या इसकी स्थापना राजा विराट ने की थी। किसने की? राजा विराट ने। और इसी विराटनगर को राजा विराट ने मत्स्य जनपद की क्या बनाई थी? राजधानी। तो ये भी वनडे एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? बेराट, या इसे हम कहते हैं प्राचीन नाम इसका क्या था? विराटनगर। जो राजा किसने बसाया था? विराट ने। बताते हैं इसी राजा विराट के पास पांडव का नाम सुना होगा, बिल्कुल पांडवों का नाम सुना होगा। कितने थे? 5।
बताते हैं पांडवों ने अपना जो अंतिम अज्ञातवास है वो भी कहां बिताया था, तो वह राजा विराट के पास बिताया था। अब बताया जाता है कि अज्ञातवास का मतलब ये होता है कि जैसे भगवान राम को तो 14 वर्ष का वनवास मिला था, अब ये 14 वर्ष के अंदर किसी से भी मिलजुल सकते हैं। अब इनको 12 वर्ष का तो वनवास था और 1 वर्ष का जो अंतिम समय था वो इनका 1 वर्ष अज्ञातवास था। इसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर इन्हें कोई पहचान ले कि ये भीम है, ये है, ये अर्जुन है, ये सहदेव है, ये नकुल है, अगर ऐसे कोई पहचान ले ये, तो बताते हैं इनका फिर से वो जो कार्य है वो शुरू हो जाता है। जैसे 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष फिर अज्ञातवास, यानी फिर से वो रूटीन में चलना शुरू हो जाता है। इसलिए बताते हैं पांडवों ने अपना जो अंतिम समय बिताया था वो विराट में बिताया था। अब मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताऊं, कोई भी धार्मिक प्रवृत्ति की चीज़ आ जाए तो आप मान के चलना कि लगभग उसका उत्तर क्या होगा, विराट। ठीक है, अब सुनिएगा। पांडवों ने अपना अंतिम अज्ञातवास बिताया और पांडवों के साथ आई थी द्रौपदी। क्या गुरुजी मैं आज तक आप बात को समझिया कि द्रौपदी के 5 पांडव, द्रौपदी के साथ 5 पांडव क्यों आए? देखो, हर की इच्छा होती है कि मेरे को ऐसा पति मिले जो ताकतवर हो, मेरे को ऐसा पति मिले जो सुंदर हो, मेरे को ऐसा पति मिले जो धनुधार हो। ऐसे ऐसे बताते हैं ये भगवान शिव की तपस्या कर रही थी और इसने शिव की तपस्या के दौरान ऐसी ऐसी चीज़ें मांग ली कि मेरे को ऐसा पति चाहिए, ये 5 चीज़ें मांग ली। भगवान शिव प्रकट हुए, उन्होंने कहा भी था कि द्रौपदी जी ऐसा कोई व्यक्ति धरती पर पैदा नहीं हुआ जिसमें सब कुछ गुण हो। भगवान कृष्ण ही थे जिनके अंदर 16 कलाएं थी, उसके बाद ना ही कोई धरती पर पैदा हुआ है जिसके अंदर इतनी कलाएं हों। क्या नामन तो इसे पति चाहिए, क्या थता आंसू ओ दियो आशीर्वाद। और इसका नतीजा ये निकला कि द्रौपदी के साथ कितने, क्योंकि एक व्यक्ति में गुण नहीं होते, धनुधार अर्जुन था, सुंदर नकुल था और ताकतवर भीम था, मतलब सारे जो मांगे थे वो इसको मिल गए, बिल्कुल मिल गए। अब बताते हैं कि ये जो विराट सभ्यता है इसका जो विस्तार है, सुनना ध्यान से मेरी बात, इस विराट सभ्यता का जो विस्तार है वो है बिजक डूंगरी। गणेश डूंगरी, ये पहाड़ियां हैं। बहुत अच्छी बात बताऊंगा, सुनते रहना। भीम डूंगरी, ग्रेनाइट डूंगरी, महादेव डूंगरी। मेरे प्रिय साथियों, साथ साथ नोट्स बनाते रहना और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना। साथ में नहीं जुड़े तो जीके बाय अजय सर से नाम से है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दिया गया है। और बिल्कुल अब सुनिएगा ध्यान से, विस्तार इसका ऐसे था। ये जो बिज्जक की डूंगरी की पहाड़ी है, बताते हैं इस पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर मिला। क्या मिला? एक मंदिर। और बताते हैं ये जो मंदिर है यह भगवान बुद्ध का है। किसका है? भगवान बुद्ध का। यानी कहने का तात्पर्य ये कि राजस्थान में सर्वप्रथम जो संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं वो किस सभ्यता से मिले हैं? तो वो किस सभ्यता से मिले हैं? तब आपका नाम एक होना चाहिए, विराट सभ्यता से, क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध का मंदिर मिला। बुद्ध मंदिर किसके अंदर आते हैं? हम मंदिरों को किस में पढ़ते हैं? भूगोल में पढ़ते हैं ना गुरुजी, इतिहास में नहीं, कला एवं संस्कृति के अंदर। तो ये एक संस्कृति है हमारी, तो कला ये नहीं बनाने की कला, कला एवं संस्कृति। तो संस्कृति के सर्वप्रथम साक्ष्य किस सभ्यता के अंदर मिले? राजस्थान में, अब विराट सभ्यता के अंदर। बिल्कुल, अब आगे सुनिएगा। भगवान बुद्ध का संस्कृति मंदिर मिला। और ये जो भीम की डूंगरी पहाड़ी है, बताते हैं यहाँ एक राक्षस रहता था, किचक नाम का। किचलू भी कहते हैं इसे। किचक नाम का क्या था? एक राक्षस था। राक्षस तो क्यों, इंसान हो, लेकिन काम उल्टा करते तो राक्षस को दर्जो दे दियो। बतायो जय द्रौपदी एक दिन झाड़ू निकाले, क्योंकि ये यहाँ इस राजा
ये जैसे द्रौपदी है, ये रसोई वसोई का काम करने लगी। ये जो 5 पांडव थे, ये इसके सेनापति का कार्य करने लगे राजा विराट के। तब बताते हैं एक दिन ये कोई झाड़ू झाड़ू लगाई और ओ भाई साहब देख के किचक ये गाने गाने लगा कि तुझको ना देखूं तो जी घबराता है। और द्रौपदी इतनी बात सुनता ही बोली ले ले ले, बोलियो तो बोलियो किया। द्रौपदी दौड़ कर गई। अब कह आठे कौन काम आओगो, इन सल्टानो है तो भीम ही है ताकतवर। तो भीम के पास गई, क्या मन है किचक आ बात बोली, कह ले ही तोड़ दियो किचक ने। भीम गयो की कौन पूछो, जाके किचक ने बीच के मार दियो। तो किचक का जो वध किया था वो किसने किया था, भीम। भीम की डूंगरी में एक राक्षस था जिसका नाम था किचक, और इसका जो वध किया वो किसने किया, भीम ने। अब सुनिया, एक दिन द्रौपदी ने प्यास लगी। द्रौपदी बोली पानी पीनो है। तो एक बार तो बताया कि अर्जुन तीर मार के एक नदी निकाली बाणगंगा, जिसे अर्जुन गंगा, वो भी बात बताई थी। एक प्यास तो यहाँ बुझाई इसकी। दूसरी बताया जाए अठे प्यास लागी एक खतरनाक तरीका हूँ। तो आप भीम ने बोली कि भीम मैंने प्यास लाग रही और मैं क्या करूँ। तब बताया जाए कि भीम ने पत्थर के ऊपर चट्टान पे घुटना मारकर पानी निकाला, जो वर्तमान में पानी बना हुआ है और तालाब सा बना हुआ है जिसे कहते हैं भीमताल। भीमताल भी यहीं पर है, सर किस जिले के अंदर अगर पूछ लें तो आप याद रखना भीमताल किस जिले के अंदर है, जयपुर के अंदर, बिल्कुल। तो ये जो सभ्यता थी इसका विस्तार इन पहाड़ियों के अंतर्गत था। तो आप इसी तरह साथ साथ लिखते रहिएगा क्योंकि इसका जीवन इस तरह हमें अच्छा समझ में आ रहा है। अब आगे सुनिएगा, अभी तो इसका मैंने थोड़ी सी सामान्य सी बातें बताई थी। तो महाभारत कालीन सभ्यता कौन सी है, क्योंकि महाभारत का संबंध है कैसे, पांडवों का नाम आया है तो महाभारत कालीन है, बिल्कुल आप समझना। देखो मैं आपको बताऊं कि हर चीज मास्टर, कभी हो सकता है कि मेरे मुंह से ये बात ना निकले जो एग्जाम में आ जाए, लेकिन मैं आपको हिंट जरूर दूंगा क्योंकि ये क्लास हमारी अंतिम रूप से मान के चलना कि इसके बाद आप इतिहास चाहे ना भी कहीं और करो, क्योंकि इतिहास का कोई नया नहीं जुड़ता है। पुराना इतिहास का मतलब ही मैंने बताया था क्या होता है, प्राचीन काल की घटना। तो प्राचीन में यानी भूगोल में फिर भी मान लिया चाहे नदियाँ हैं, कोई एक आधो जिला में और बढ़ गई घूम के है, कोई बांध नयो बना दियो की परियोजना पे, तो वो चेंज हो सकता है, लेकिन इतिहास कभी चेंज नहीं होगा। तो इसको एक बार पढ़ के फटाफट रट के छोड़ दियो इन्हें, ठीक है। अब सुनियो आगे बात करें विराट सभ्यता की खोज की। बिल्कुल, इस विराट सभ्यता की जो खोज की थी वह 1936-37 के अंदर D.R. साहनी ने की। किसने की भाई, D.R. साहनी। इन्हें कहा जाता है दयाराम साहनी। और नोट लगा के एक बात लिखना कि सिंधु सभ्यता की खोज, सिंधु सभ्यता की खोज भी किसने की थी, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में रावी नदी के किनारे, ये वही नदी है जिसे प्राचीन काल में पुरुषनी नदी भी कहा जाता था। रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी ने की, ये नोट लगा के लिखना। फिर हम बात करेंगे कि इस सभ्यता का जो उत्खनन किया था, क्या भाई, उत्खनन किसने किया, तो उत्खनन जो किया था वह 1962 के अंदर कैलाश दीक्षित व नील रतन बनर्जी ने किया। पटवारी के अंदर प्रश्न पूछा गया है, ये कैलाश दीक्षित वाला आया था कि विराट सभ्यता का उत्खनन किसने किया था, तो कैलाश दीक्षित व नील रतन बनर्जी ने। बिल्कुल, अब इसका उत्खनन हो गया, बिल्कुल सर उत्खनन हो गया। अब बात करें कि जो विराट सभ्यता है यहाँ पर जो साक्ष्य मिले, जो परिणाम मिले वो क्या क्या मिले, आइए उनके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर जो साक्ष्य मिले वो देखो, सबसे महत्वपूर्ण जो बात याद रखनी है, यह सभ्यता मौर्यकालीन है। अब पूछा गया प्रश्न भी है, ये कोई टीचर वाले एग्जाम में पूछा था कि मौर्यकालीन सभ्यता का जो संबंध है वो किस सभ्यता से है, या मौर्यकालीन सभ्यता कौन सी है। तब हम एक ही बात बोलेंगे, कौन सी सभ्यता है,
बेराट सभ्यता। कैसे सर? आपने मौर्य काल में, मौर्य काल का सबसे महान शासक जिसका नाम था अशोक, अशोक का नाम तो सुना होगा, बिल्कुल सर सुना है। अशोक का यहाँ एक शिलालेख मिला जिसका नाम है भाबरू शिलालेख। सुनते रहिएगा इसकी बात ध्यान से। भाबरू जो शिलालेख है सर, मिला तो मिला किसको? तो इसको मिला, यानी मतलब इसकी जो खोज की थी वह 1837 में मिस्टर बर्ट ने की। किसने की? मिस्टर बर्ट ने। भाबरू शिलालेख जो है वह, इसकी जो लिपि है वो कैसी है? तो यह ब्राह्मी लिपि के अंदर है। कौन सी लिपि में है? अब ब्राह्मी लिपि के अंदर। भाबरू शिलालेख के अंदर 3 शब्द मिले हैं। 3 क्या मिले हैं? शब्द, जिसे कहते हैं बौद्ध धर्म में त्रिरत्न। कौन कौन से सर? बौद्ध, धम्म और संघ। ये त्रिरत्न मिले हैं किसमें? इसमें। और इसी भाबरू शिलालेख में अशोक को मगध का राजा कहा है। अगर ये आपने इंडिया की दृष्टि से वन एग्जाम में पूछ लें कि किस शिलालेख में अशोक को मगध का राजा कहा है, तो ये जो परिणाम, ये जैसे हम पढ़ते हैं 14 शिलालेख है ना अशोक के, वैसे ही तो अशोक को मगध का राजा भाबरू शिलालेख के अंदर कहा गया है। ये जो शिलालेख है यह वर्तमान में, मेरा कहने का तात्पर्य इसे 1840 में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया। कौन से संग्रहालय में? कोलकाता संग्रहालय। ये कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल के अंतर्गत है। कहाँ स्थित है? वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिमी बंगाल में है। तो यानी यह सभ्यता जो थी वह मौर्यकालीन सभ्यता है। और इसके बाद अगर हम बात करें इस सभ्यता के अंदर और क्या क्या साक्ष्य मिले उनकी भी चर्चा करेंगे। तो एक बार इसे आप उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। बिल्कुल समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। अब आगे बात करें। इसके बाद हम मौर्योत्तर काल पढ़ते हैं और मौर्योत्तर में यूनानियों का आक्रमण पढ़ते हैं। बिल्कुल। अब इसके समय का यहाँ क्या मिलता है वो देखते हैं, सुनिएगा ध्यान से। हम पढ़ रहे हैं कौन सी सभ्यता? बेराट। अब बताते हैं कि यहां इंडो ग्रीक, जिसे हम क्या कहते हैं? यूनानी शासक। बताते हैं कि यहां इंडो ग्रीक की 36 मुद्राएं मिली, यानी यूनानी शासकों की कितनी मुद्राएं मिली? 36 मुद्राएं। और ये जो 36 मुद्राएं थी वह सूती कपड़े में लिपटी हुई थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ सूती वस्त्र के साक्ष्य भी मिलते हैं, लिपटी थी। जी आपने बात करा मोहन जोदड़ो जो है वहाँ पर भी क्या मिलता है? कपड़े में, सॉरी कालीबंगा जो सभ्यता है वहाँ कपड़े में लिपटा हुआ क्या मिलता है? उस्तरा। बिल्कुल मिलता है। और सिद्ध वस्त्रों मिले मोहनजोदड़ो में। इंडो ग्रीक यूनानी शासक की 36 मुद्राएं मिली और ये जो मुद्राएं थी वो सूती कपड़े में थी। इसमें से जो 8 मुद्राएं हैं, कितनी भाई? 8 मुद्राएं। यह पंचमार्क चांदी की मुद्राएं हैं। और आपको पता हो तो पंचमार्क की जो मुद्रा है यह राजस्थान व भारत व राजस्थान, क्या भाई? भारत व राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा है। ठीक है, एक बात ये याद रखना। फिर हम चर्चा करें। 8 ये मिली, पीछे बच गई 28। ये जो 28 मुद्रा है ये मिलती है यूनानी शासकों की। सॉरी मेरे प्रिय साथियों, ये जो 36 मुद्राएं मिली है केवल,
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक सेकंड। विराट के अंदर कितनी मुद्राएं मिली? 36 मुद्राएं। इन 36 मुद्राओं में से 8 मुद्राएं पंचमारक चांदी के सिक्के हैं, 28 मुद्रा जो है वो है यूनानी शासकों की। किन की है भाई? यूनानी शासकों की, या इन्हें हम कह सकते हैं इंडो ग्रीक। इनकी मिली है? बिल्कुल मिली है। अब बात करें इन 28 मुद्रा में से बताया जाता है कि जो 16 मुद्रा है, ये प्रश्न भी पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है ये प्रश्न। 16 जो मुद्रा है वह यूनानी शासक मिनाडर की है। किसकी है 16 मुद्राएं? मिनाडर राजा की। बिल्कुल, ये महान शासक था, सर्वश्रेष्ठ राजा था इस वंश का। तो भारत व राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा पंचमारक चांदी के सिक्के, और यूनानी शासकों ने 16 मुद्रा जो मिनाडर राजा की मिली वो कहाँ मिली? तो वह बेराट सभ्यता के अंतर ही मिली थी। अब एक बात और याद रखना कि ये जो सभ्यता है यह गुप्तकालीन सभ्यता भी है। सर कैसे पता लगा कि यह गुप्तकालीन सभ्यता है? पता ऐसे लगा कि यहाँ गुप्त काल के शंख लिपि के साक्ष्य मिलते हैं। गुप्त काल के शंख लिपि के साक्ष्य मिले, किस सभ्यता में मिले भाई? अब आप कहोगे सर बेराट सभ्यता में। बिल्कुल राइट है। अब एक बात और याद रखना कि ये जो सभ्यता है यह मुगल कालीन भी है। देखो, कोई भी राजा महाराजा की बात है तो भी कहाँ जाएगी? वो बेराट में। मैंने पहले ही बता दिया था क्यों जाएगी। धार्मिक या राजा महाराजा की बात है वो सारी इसी के अंदर जाएगी, बिल्कुल जाएगी। मुगल कालीन कैसे है? क्योंकि मुगलों में अनपढ़ राजा था जिसका नाम था अकबर। बिल्कुल अकबर था। अब कई बार क्या होता है, जैसे मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं बोल देता हूँ ऐसे अकबर ऐसे अनपढ़। अकबर अनपढ़ था। तो हमारे कुछ जो मुस्लिम भाई हैं वो कहते हैं कि सर अकबर को यहाँ क्यों बोलियो? वो मैं नहीं है, देखो मेरा जानकार है, दोस्त हालांकि मेरा, वो मैं नहीं है, देखो मैं अकबर को बोल दूँ अनपढ़ है। अरे भैया आप इस दृष्टि से सुनते ही क्यों इसको? मैं कभी भी किसी को पढ़ता हूँ, चाहे अरे कोई जात पात नहीं है, मैं तो इस चीज़ों को मानूँ। अब मेरी बात सुनो, मैं कोई भी चीज़ों को पढ़ता हूँ तो मैं इस दृष्टि से नहीं पढ़ता ये इस जात का है, ये इस विरोध का है, नहीं। मैं केवल और केवल एग्ज़ाम की दृष्टि से, यानी कितना महत्वपूर्ण है, किस दृष्टि से इसे पढ़ा जाए जिससे याद हो जाए, उसी दृष्टि से पढ़ता हूँ। क्योंकि मेरे प्रिय साथियों, ये दुनिया ऐसी है, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए हमें इसको बुरी नज़र से नहीं, अगर हम इसे बुरी नहीं हो अच्छा इस तरह से देखेंगे तो याद नहीं होगा। इसको हमें याद करना होगा, क्योंकि इसके मान के चलना 2 या 3 प्रश्न आते हैं। 2 प्रश्न तो अकबर से प्रश्न निश्चित है। कोई भी राजस्थान का एग्जाम लगा लो, हमारे आरपीएससी जो भी जारी करती है आता ही आता है नहीं? आप इसको ये मत देखो कि ये मुगल था, इन्होंने ऐसे कार्य किए। आप इसको एक विद्यार्थी की दृष्टि से पढ़ो। मेरे को लग रहा है तब कहीं आपको जाकर ये फायदा देगा। ये तो क्या देगा, मतलब अंक दिलाएगा, है या नहीं है? तो समझो मेरी बात है। मुगल कालीन, तो मुगल कालीन जो है वो अकबर के समय, कहते हैं अकबर का जो टकसाल था, ये तांबे गलाने का कारखाना होता था टकसाल। तो अकबर के टकसाल से कुछ तांबे के क्या मिले, यहाँ पर सिक्के मिले। और इन्हीं सिक्कों का प्रचलन आगे अकबर के बाद आया जहांगीर, जहांगीर के बाद आया शाहजहां, शाहजहां तक के यहाँ बेराट के अंदर क्या मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं। इसलिए यह सभ्यता जो है वो क्या है, मुगल कालीन। अकबर के समय टकसाल जिसमें तांबे के क्या मिले, सिक्के मिले। एक बात तो ये याद रखना। अब मुगल कालीन सभ्यता है, इसके साथ साथ हमारे राजस्थान के राजा थे जिनका नाम था राम सिंह। इन राम सिंह के समय यहां बताया जाता है एक स्वर्ण मजूसा मिला। क्या मिला भाई, स्वर्ण मजूसा, यानी जिसे अपने कलश कह देते हैं ना, कलश, कलश गुरु जी की सो वो नहीं, इसमें अस्तियां वस्तियां होती है ना कलश से, उस तरह से लाल सा कपड़ा होता है, बिल्कुल वो। तो स्वर्ण मजूसा मिला किसके समय, राम सिंह के समय। और बताते हैं इस स्वर्ण मजूसा के अंदर, इस कलश में
भगवान बुद्ध की अस्थियां हैं। तो भगवान बुद्ध की जो अस्थियां हैं वो एक स्वर्ण मजूसा मिला, वो किसके समय मिला था? राम सिंह द्वितीय के समय मिला। मेरे प्रिय साथियों, इस बात को भी ध्यान में रखना। बिल्कुल समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। चलो आगे विराट के बारे में आगे जानते हैं। इसके बाद मेरे प्रिय साथियों, आपने नाम सुना होगा एक चीनी लेखक का, एक चीनी इतिहासकार का सर क्या नाम है? ह्वेनसांग। बिल्कुल सर नाम सुना है, जो हर्ष के काल में, हर्षवर्धन के समय आया था। बिल्कुल वही है। ये घटना है 634 ईस्वी की। कब की है? 634 की। 634 में ह्वेनसांग बेराट में आया। और यहां आया तब इस ह्वेनसांग ने बताया कि यहां 10 बौद्ध, यानी बौद्ध जो स्तूप हैं उनकी संख्या कितनी बताई? 10। बौद्ध स्तूप की संख्या कितनी बताई? 10। एक तो बात ये याद रखनी है, यानी बेराट में ह्वेनसांग ने बौद्ध स्तूपों की संख्या कितनी बताई? तो एक तो बात ये हो गई याद कि सर संख्या तो बताई थी 10। बिल्कुल इसी ह्वेनसांग ने बेराट सभ्यता का नाम ये जो नाम देता है वो देता है पारयात्र। क्या नाम दिया? पारयात्र। नोट लगा के एक बात लिखना, देखो ये जो ह्वेनसांग जैसे ही भारत में आया, राजस्थान में आया, राजस्थान के 2 नाम चेंज करता है। एक तो नाम चेंज किया था बेराट का, बेराट का नाम क्या रखा? पारयात्र। और एक नाम चेंज किया भीनमाल का। भीनमाल कहाँ है? जालोर के अंदर। भीनमाल को कहा पिलोमोलो। क्योंकि ये जो ह्वेनसांग है इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सी यू की, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सी यू की। इस सी यू की के अंदर पश्चिमी संसार का वर्णन है। पश्चिमी संसार का क्या है? वर्णन। सियूकी के अंदर पश्चिमी संसार का वर्णन है। तो भीनमाल पिलोमोलो कहता है इस सभ्यता को, भीनमाल को पिलोमोलो कहा किसने? ह्वेनसांग ने। और सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये जो बेराट सभ्यता है, बताया जाता है कि बेराट जो क्षेत्र है, क्षेत्र यह प्रागैतिहासिक काल में मानव का आकर्षण केंद्र माना गया है। अब के एग्जाम में मान के चलना, ये प्रश्न निश्चित ही आएगा, मेरे को लग रहा है, संभावना है, तो इसको थोड़ा याद रखना। प्रागैतिहासिक काल में मानव का आकर्षण केंद्र जो है वो किसे माना गया है? तो वह माना गया है बेराट को, क्योंकि इसी बेराट के अंदर, इसी बेराट सभ्यता में लोह युगीन मृद भांड मिले हैं। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, इस सभ्यता का जो जीवन था वो सिंधु घाटी सभ्यता तक ही नहीं था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी लोहे के साक्ष्य नहीं मिले। मेरे प्रिय साथियों, इसको ध्यान में रखना बात, 15 से 20 शब्द मेंस में प्रश्न आ सकता है, सुनना ध्यान से। लोहा युगीन क्यों? सिंधु सभ्यता में कांसा हो सकता है, कांसा के साक्ष्य, क्योंकि तांबा के अंदर अगर टीन मिलाए तो कांसा, क्योंकि कालीबंगा जो सभ्यता वो कांस्य युगीन सभ्यता है। तो इसे हम ये नहीं कह सकते कि ये जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष है। क्यों सर?
क्योंकि यहाँ पर लोह युगीन क्या मिले हैं, मृद भांड। इन मृद भांडों को इंग्लिश में कहा जाता है NVPW। NVPW कहा जाता है किनको भाई, इनको नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वॉर। नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वॉर फुल फॉर्म, यानी कहने का मतलब ये कि उत्तरी काले चमकदार बर्तन जो मिले थे वो किस सभ्यता में मिले थे, तो वह बेराट सभ्यता में मिले थे। हम उम्मीद करेंगे आपको बेराट सभ्यता अच्छी समझ में आई। देखो मैं हर लेवल का लेके चल रहा हूँ, आप कतई टेंशन मत लेना, क्योंकि आपने मेरे से, मैं फिर कहता हूँ, एक बात फिर दोहरा रहा हूँ, इतिहास पढ़ लिया तो किसी मास्टर की इतनी औकात नहीं है कि वो आपको तकलीफ़ दिला दे। ये वास्तविकता है। मैं मास्टर हूँ, एक बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को ये बात बोलनी पड़ती है। आप समझते नहीं हो अगर ना बोलूँ तो। वास्तविकता है, आप पढ़ो अच्छी तरह से, नोट्स बनाओ इसके, ठीक है। हाँ गुरुजी, तो आगे चला, बिल्कुल आगे चलेंगे। अब बात करें हम इसके बाद जो सभ्यताएं पढ़े, उस सभ्यता का नाम क्या है, तो सुनिएगा ध्यान से। अरे आपने एक नदी का नाम सुना है? कहाँ गुरुजी, किसी नदी? कांतली नदी। हाँ जी सर, जरूर सुना है कांतली नदी का, बिल्कुल सुना है। तो सुनिए फिर ध्यान से। वो अपनों प्यारो सुखी है राजस्थान। मैं अपने आप को बहुत ही किस्मत वाला मानता हूं जो मुझे इस भूमि के अंदर जन्म दिया। वास्तव में विश्व के अंदर चर्चे हैं हमारी राजस्थान की कला की। इतनी खतरनाक कला है, कला मतलब पैरान जान जो भी हो गया, और एक संस्कारी वास्तविकता है। अब एक दो अपवाद निकल जाए उसका तो कह नहीं सकते, लेकिन वास्तव में है, ठीक है। तो सुनिएगा आप, यहाँ जो ऐसे इस तरह से एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम है कांतली नदी। इसे कांटली नदी भी कहते हैं, इसे मौसमी नदी भी कहते हैं। ये थोड़े लिख लेना अपना। मैं कहता हूँ आपको, जो बात बोलूँ आप लिख लिया करो। वो अब मैं नहीं लिखता हूँ तो आप ऐसे में समझो मैं ही को लिखा, ठीक है। इसी नदी के किनारे एक सभ्यता पनपी जिसका नाम था गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर। गणेश्वर जो सभ्यता है वह नीम का थाना, रेवासा गांव, ये नीम का थाना जो है वो तहसील है, नीम का थाना तहसील, रेवासा गांव, और इसी रेवासा गांव में एक पहाड़ी है, खंडेला की पहाड़ी। ये प्रश्न भी आया हुआ है, किस जिले के अंदर है, तो ये बात भी याद रखना, किस जिले में है? सीकर में। तो नीम का थाना तहसील रेवासा गांव की खंडेला पहाड़ी पर इस सभ्यता का विकास हुआ था। गणेश्वर जो सभ्यता है, यहाँ अधिक मात्रा में क्या मिला है? तांबा। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ देखना, मतलब ऐसे लगेगा देखकर कि ये लोग विकसित नहीं थे। यानी इस सभ्यता का जो समय बताया जाता है, वो जो काल बताया जाता है, वह बताया जाता है 3000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व। जबकि अनेक इतिहासकार कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका समय जो है वो 2300 से लेकर 1750 भी मिलता है, और 2350 से लेकर 1700 भी मिलता है, या 2350 से 1750 भी मिलता है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये क्यों, ये कैसे? अब ये जो समय है मान के चलना 500-600 वर्ष ये पुरानी थी सभ्यता इससे, तो ये लोग पुराने हैं तो इसलिए विकसित भी नहीं होंगे, बिल्कुल सर विकसित नहीं होंगे। तो अब इसके बारे में अगर हम जाने आगे, इसकी खोज 1972 में R.C. अग्रवाल ने की। किसने की भाई? R.C. अग्रवाल ने, यानी इसका पूरा नाम था रतन चंद्र अग्रवाल। बात करें इसके उत्खनन की, इसका जो उत्खनन है 1977-78 में किया गया। वो किसने किया?
एक तो ये हो जाएंगे कौन, पूरा नाम लिख देता हूँ यहाँ, रतन चंद्र अग्रवाल, और इसका सहयोग दिया था विजय कुमार ने। अभी मैंने आपको बात बताई कि यहाँ पर अधिक मात्रा में क्या मिला है, तांबा, क्योंकि यहाँ की अधिकतर जो वस्तुएं थी वो किसकी बनी हुई है, तांबे की बनी हुई है। तब अब इतना तांबा हो गया तो ये लोग क्या करेंगे, अब मान लो आप कणक है, कणक बोआ, अब ज़्यादा कणक हो जाए तो क्या करा, बेचांगा, यानी कणक जितनी अपने को चाहिए थी उतनी तो घर में रख ली, बाकी क्या करेंगे, वेस्टेज होगी वैसे बेचेंगे। बिल्कुल, तो ये लोग तांबा निर्यात करते थे, निर्यात सिंधु सभ्यता के लोगों को। सिंधु सभ्यता को तांबा क्या करते थे, निर्यात करते थे, क्योंकि तांबा जो प्राप्त हुआ है वो दो स्थानों से ज़्यादा अधिक मात्रा में हुआ है। एक तो आपने खेतड़ी सिंगाना का नाम सुना होगा, बिल्कुल सर, खेतड़ी कहाँ पड़ता है, झुंझुनू में। और एक नाम सुना है खोदरीबा, सर खोदरीबा कहाँ है, अलवर। तो यहाँ से इन्हें क्या है भाई, तांबा प्राप्त होता था। इस सभ्यता का अगर बात करें उपनाम, तो इस गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं पुरातत्व का पुष्कर। मेरे प्रिय साथियों, पुष्कर नाम इसलिए लगाया है, पुष्कर का मतलब होता है प्राचीन, इसे ही प्राचीन सभ्यता माना गया है। वैसे राजस्थान में कैसे, कालीबंगा, सिंधु सभ्यता का प्राचीन पूछे तो कालीबंगा मान लो, कह सकते हो। राजस्थान में सीधा बोले सबसे प्राचीन तो इसे ही कहा गया है, क्योंकि पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है, आप कहोगे सर गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, बिल्कुल। और इसे ही ताम्र संस्कृति कहते हैं, और इसे कहते हैं ताम्रवती सभ्यता की जननी। जननी का मतलब क्या होता है, जननी हम कहते हैं माँ को। अब माँ सब पुरानी हुआ है, अपने माँ से पहले हुए क्या, नहीं हुए सर, इसीलिए मतलब ये सभ्यता जो थी वो प्राचीन थी। आगे हम जान पाएंगे कि ये सभ्यता प्राचीन कैसे थी। तो ताम्र सभ्यता की जननी किसे कहते हैं, गणेश्वर को। ताम्रवती नगरी आड़ को कहते हैं ताम्र, ये ठीक है, थोड़ा याद रखना, सॉरी ऐसे लिख लेना, ताम्र सभ्यता की जननी। ताम्र सभ्यता की जननी किसे कहते हैं, गणेश्वर सभ्यता को। इसी गणेश्वर सभ्यता के अंदर हम आगे करते हैं कि जो साक्ष्य मिले वो क्या क्या मिले, बिल्कुल। तो इतना बात समझ में आ गई, हाँ गुरुजी तो लिख लियो ये। तो अब देखें कि यहाँ जो साक्ष्य मिले वो क्या क्या मिले। देखो यहाँ जो हमें साक्ष्य मिलते हैं किसमें भाई, गणेश्वर में, वह मिलते हैं पत्थर के मकान, और पत्थर के क्या मिलते हैं, बांध। क्या सर पत्थर के क्यों, अब ये लोग विकसित नहीं थे, भोला बापड़ा, इनको नहीं पता कि जो ईंट है वो कैसे बनती है, यानी कि खांचो तैयार करना पड़े, मतलब कैसे भी इनको आकृति नहीं पती। इन्होंने मिलिया पत्थर और पत्थर ही चेप दिया, यानी ये लोग विकसित नहीं थे, इसलिए यहाँ पर क्या मिलते हैं, पत्थर के मकान, पत्थर के बांध। पता चलता है कि ये लोग मांसाहारी हैं। ये लोग क्या थे, मांसाहारी थे। कैसे, ये कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पर मछली पकड़ने का कांटा मिला है, कांटा लगा, वही कांटा। अब क्या गुरुजी, अब ये तो है उनकी मछली, क्या गुरुजी जरूरी है क्या मांसाहारी है, तो भैया अब मछली पकड़ के पानी में निकाल के खिलेगा आगे पीसा गया ना गुरुजी। तब याद रखना कि ये लोग मांसाहारी थे। यहाँ पर जो मृद भांड मिले हैं, क्या भाई, मृद भांड, इन्हें कहा गया है कपीश वर्णी मृद भांड। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना कि जो गणेश्वर सभ्यता में मृद भांड मिले हैं उन्हें क्या कहा गया है, कपीश वर्णी मृद भांड। और इसी सभ्यता के अंदर तांबे के फारसे व
वाणाग्रह भी मिले हैं। तो ये बिल्कुल आसान सी सिंपल सी सभ्यता थी, जिस सभ्यता का नाम क्या था, गणेश्वर। साक्ष्य बिल्कुल आसान है, पत्थर के मकान, पत्थर के बांध। अब ये ऐसे याद करो, ये लोग विकसित नहीं थे तो यहाँ क्या मिलेंगे, पत्थर के मिलेंगे, है ना। तो पत्थर के मकान, पत्थर के बांध, मांसाहारी थे। अब ये देखो, मांस मूस खाने का जो कार्य होता है वो किन का होता है, आदि मानव भी खाते थे मांस मूस। अब मेरी बात सुनो, जैसे वर्तमान स्वरूप आ गया, अब जिका खावे कई खावे। अब मानव जो मांसाहारी है उसके होने का परिणाम कैसे मिलता है, मानव के जो ये दांत होते हैं ना, जैसे अपने 4 दांत होते हैं, रदनक, मूलक मेरे सारा पढ़ रखे हुए थे, प्री मूलर सारे पढ़ रखे हुए, कृतनक भी होते हैं ना, कृतनक जो ये दांत होते हैं, अगर ये जिसके तीखे, जिसके क्या, सभी मानव के लगभग ये दांत तीखे देखने को मिलेंगे। ये दांत तीखे देखने का तात्पर्य ये कि मानव मांसाहारी है। आप कोई भी मांसाहारी जानवर देखना, उसके ये जो दांत है वो तीखे होंगे। गाय के दांत ये तीखे होते हैं क्या, ना गुरुजी। ऊँट के दांत ये तीखे होते हैं क्या, ना गुरुजी। कोई भी जानवर देख लो जो मांसाहारी नहीं है, उसके ये दांत तीखे नहीं होंगे। अब देखो, जैसे चूहा है, कुत्ता है, कुत्ते के दांत ये देखो तीखे होते हैं, तो वो मांसाहारी भी है और वो भी कर सकता है। अब मेरी बात सुन ध्यान से, गुरुजी क्या, चूहा जो होता है, अब आप देखा होगा चूहे को हर बार कि चूहा जो होता है वो कुतरता रहता है, चीज़ों को, वस्तुओं को कुतरता रहता है। क्या कारण है, वो अपना कर्म कर रहा है। मान लो अगर वो एक दिन भी किसी चीज को ना कुतरे तो उसके दांत उन्हें तकलीफ देने लगते हैं। क्या गुरुजी कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। मास्टर साइंस का भी थोड़ा बहुत अध्ययन करता है तो साइंस के बारे में भी जानता है। एक चूहे को कांच की बोतल के अंदर बंद कर दो, उसको ऑक्सीजन देते रहो और ऐसी सामग्री, मतलब उसको ऐसी आवा दो जिससे उसका मतलब पोषण हो सके, लेकिन उसे कुतरने के लिए कुछ भी चीज ना दो, तो उस चूहे की 10 या 15 दिन के अंदर एक दर्दनाक मौत हो जाएगी। क्योंकि अगर वो किसी को नहीं कुतरेगा तो ये जो ऊपर वाले दांत होते हैं ये आगे की ओर यानी बढ़ जाएंगे और नीचे वाले भी बढ़ जाएंगे। ज़्यादा बढ़ने के कारण क्या होगा कि ये दोनों इस तरह से चिपक जाएंगे और चिपकने के कारण ये अपना मुंह नहीं खोल पाएगा, तो मुंह नहीं खोल पाएगा, खा नहीं पाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही चूहा जो होता है वो कुतरता रहता है, वो कुतरता नहीं है, वो अपने दांतों को घसाता है क्योंकि उसके दांत लंबाई अधिक ना हो। जैसे हाथी है, हाथी के दांत बड़े क्यों होते हैं। अब चलो थोड़ा अब क्या हो गुरुजी थे कि ना साइंस में आ गया, मैं कभी लाएंगे ऐसे की डेट आ गई है तो उसके लिए करवाऊंगा, टेंशन मत लेना आप, ठीक है। सुनो फिर ध्यान से, और मेरा पढ़ के देखिए इतिहास जैसे कराता हूँ, हर सब्जेक्ट को मास्टर ऐसे ही करवाता है, आप पढ़ना कभी, ठीक है। तो गणेश्वर है, पत्थर के मकान, मांसाहारी, मछली पकड़ने का कांटा मिला, मृत भांड कपिशवर्णी को कहा, कपिशवर्णी मृत भांडों को क्या कहता है, कपिशवर्णी, तांबे के फार्श व वाणाग्रह मिले। तो मेरे प्रिय साथियों, हमने गणेश्वर ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, रुचिकर नहीं रहेगी, ज़्यादा बड़ी होगी, आपकी कैपेसिटी इतनी है, मानता हूँ कि आप पढ़ सकते हो। वो कब एक समय होता है वो करने का भी, वो भी कार्य करेंगे, 5 घंटे भी लगाएंगे, कोई बात नहीं है। एक बार अभी ये समय है तो इसको अच्छी तरह से करो। अब ऐसा है कि डेट आ गई है तो लोग डर गए कि सर 2 महीने में क्या एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आपकी ताकत, आपकी ऊर्जाएं, आपकी जो 206 हड्डियां हैं उनको मजबूत करें, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत के साथ पढ़ें, ताकि हम, अब ऐसे नहीं कि आप अकेले को 2 महीने मिले तैयारी के लिए, जितने भी छात्र हैं सभी को मिले हैं। तब आप जो निश्चित रूप से सिलेक्शन चाहते हो तो बहुत भयानक और ख़तरनाक तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल, ठीक है। तो मेरे प्रिय साथियों, जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में। और सभी शेयर कर दिया करो, थोड़ा सा ना कमाना पड़ा था ना, आप ही कर दिया करो। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जो मेरे प्रिय साथी जुड़ना चाहते हैं। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, है राणा का वंशज फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो राणा का वंशज फेंक जहाँ तक भाला जाए, बिल्कुल जाना चाहिए भाला। तो मेरे प्रिय साथियों, इसी के साथ आप तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद क्लास देखने के लिए, मिलते हैं अगले भाग में।